आप सभी को नमस्कार। होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। सो आज जो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको हम लोग रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पेन पेपर लेके बैठेगा। बीएसएससी से पहले हमारा टारगेट है कि आपको 25 में 25। व्हेन आई से 25 आउट ऑफ 25 आई मीन इट। ठीक है, मैं बस बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जो भी साइंस के वीडियोस बनाए गए उनका लिंक नीचे है, व्हाट्सएप का लिंक नीचे होगा। आप स्टेटस जरूर फॉलो करें, जो भी हम स्टेटस डालते हैं। ठीक है, वहां से डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस दिखेगा। तो स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम का भी लिंक नीचे होगा। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, जो भी आप यहां देख रहे हो, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बीपीएससी, बिहार दरोगा, बीएसएससी, ये बेस्ट कंटेंट है पूरे यूट्यूब में। ठीक है, चलिए पेन पेपर लेके बैठना है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, रेडियो धर्मिता जो होती है आखिर वो है क्या। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा हम लोग इसका आपको बैकग्राउंड देता हूं। ठीक है, उसके बाद जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं उस पर हम जंप करेंगे। ठीक है, जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं उसको मैं एक स्लाइड में कवर कर दूंगा। देखिए, जितने भी तत्व दैट मींस एलिमेंट, ठीक है, जितने भी तत्व जिनका एटॉमिक नंबर और हम कह सकते हैं जिनका जो प्रोटॉन है वो 82 से ज्यादा है, वो कंसीडर होते हैं एज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, जिनका प्रोटॉन जो होता है 82 से ज्यादा होता है वो कंसीडर होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो सर ऐसा क्या है सर जिनका 82 से ज्यादा होता है उनको रेडियो एक्टिव क्यों बोला जाता है? क्योंकि जिनका भी, ठीक है, जो प्रोटॉन है, जो प्रोटॉन नंबर है, ठीक है, जिन 82 से ज्यादा है उस एटम का, ठीक है, जो आपका न्यूक्लियस होता है, दैट मींस आपका जो केंद्रक होता है वो स्टेबल नहीं होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, यूरेनियम आपको पता है 92 उसका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, तो जो यूरेनियम जो है, ठीक है, वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रोटॉन है वो 82 से ज्यादा है। कुछ एक्सेप्शन भी है जिनका प्रोटॉन नंबर 82 से भी कम है, ठीक है, और वो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। जैसे कि आपको पता है जो हाइड्रोजन का, ठीक है, समस्थानिक होते हैं जिसको हम लोग आइसोटोप बोलते हैं। तो तीसरा आइसोटोप जो होता है उसका ट्राइटियम, ठीक है, वो क्या है? एक आइसोटोप है। तो कुछ एक्सेप्शन है, बट जनरली एग्जाम में जो आपको पूछा जाएगा कि पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि कौन सा एलिमेंट, ठीक है, या कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव होंगे जिनका प्रोटॉन नंबर 82 से ज्यादा होगा। अब जितने भी एलिमेंट, जितने भी तत्व जिनका रेडियो एक्टिव वो होंगे जो आपका प्रोटॉन 82 से ज्यादा होगा और उनका न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल नहीं है। तो न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है तो क्या होता है? न्यूक्लियस आपका क्या होता है? ब्रेक अगर हो गया, ठीक है, और वो क्या होता है? दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाते हैं। दैट मींस एक हैवी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, एक हैवी न्यूक्लियस जब दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाएंगे तब वो होता है न्यूक्लियर फिजन, जिसको आप लोग बोलते हैं आपका परमाणु विखंडन। और जब आपका दो स्मॉल न्यूक्लियस जुड़ जाएंगे और एक हैवी न्यूक्लियस बनाएंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं परमाणु संलयन, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, मेनली जो हमारा फोकस अभी है वो है आपका न्यूक्लियर फिजन पे। क्यों? क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया जो आपका न्यूक्लियर फिजन होता है, जो विखंडन होता है आपका, ठीक है, एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए ताकि आपका लाइफ टाइम याद रहे। देखिए, सबसे पहले अगर मैं यहां बात करूं तो ये है आपका यूरेनियम 235 मैंने लिया है। ठीक है, दैट मींस इसका जो मास नंबर है, ठीक है, और ये आपका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो यूरेनियम 235 अगर मैं लिखूं जल्दी से, उसके बाद हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, देख लीजिए, सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। ठीक है, आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बट थोड़ा मुझे समझाना है। आप देखो चाहे ना देखो, मैं क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूं। ठीक है, रेगुलरली क्वेश्चंस वाला नहीं, मैं क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। अगर मैं वीडियो बना रहा हूं तो सॉलिड वीडियो होगा आपके लिए। ठीक है, मतलब क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएंगे। चलिए, तो अगर यूरेनियम का अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर हो गया 92, मतलब द्रव्य आपका परमाणु संख्या, और 235 हो गया उसका मास नंबर, दैट मींस आपका द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो ये जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, और ये मास नंबर है, ये क्या हो गया आपका यूरेनियम। यूरेनियम क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, अब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट के साथ अब ये कैसे दो न्यूक्लियस में टूटता है? तो याद रखिएगा, जब इस पे हम लोग न्यूट्रॉन बॉम्बार्डिंग करेंगे, और नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो अगर यूरेनियम में या किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में जब आप न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डिंग करोगे या मिलाओगे तो वो क्या होता है? आपका दो भागों में
टूट जाता है, मतलब दो न्यूक्लियस में टूट जाता है। जैसे कि आप देखो यहाँ यूरेनियम है, हमने यहाँ न्यूट्रॉन मिलाया, ठीक है। न्यूट्रॉन मिलने के बाद क्या होता है, इसमें एक न्यूट्रॉन बढ़ गया, तो यहाँ यूरेनियम 92 प्लस 235 के जगह 236 हो गया, ठीक है। और ये जो टूट के दो बनाता है, एक बनाता है आपका क्रिप्टन और एक बनाता है आपका बेरियम। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यहाँ ये चीज याद रखना है कि जब भी न्यूक्लियस ब्रेक होंगे, ध्यान दीजिएगा, जब भी न्यूक्लियस ब्रेक होंगे तो आपका एक्स्ट्रा 3 न्यूट्रॉन बनता है, और यही फिर 3 न्यूट्रॉन, मान लीजिए ये एक न्यूट्रॉन है, तो फिर से ये क्या होगा, फिर से ये आपका जो एटम है, किसका एटम, आपका जो यूरेनियम का एटम है, फिर से दूसरे एटम से जाके वो टकराएगा और फिर 3 न्यूट्रॉन बनेगा, ठीक है। फिर ये 3 न्यूट्रॉन बनाएगा, फिर से ये भी 3 न्यूट्रॉन बनाएगा, और ये जो चेन है, ये चेन कॉन्टिन्यूअस रहेगा, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन, परमाणु विखंडन। इसका जो यूज है दो तरीके से किया जा सकता है, एक हम लोग किसी को बर्बाद करने में यूज कर सकते हैं, और एक इसको हम लोग अपने आप को आबाद करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी को बर्बाद करना हुआ तो आपको पता है कि जो परमाणु आपका विखंडन होता है, इस पे ही बेस्ड होता है आपका एटम बम, और एटम बम का डिस्कवर किसने किया था, तो ओपेनहेयर ने किया था। तो एटम बम जो है, याद रखिएगा, एटम बम जो है ये क्या है, आपका अनकंट्रोल्ड, ठीक है, आपका न्यूक्लियर फिजन है। मतलब ये जो 3 न्यूट्रॉन यहां बन रहे हैं, ठीक है, ये एक न्यूट्रॉन फिर दूसरे एटम से जाके टकराएगा, दूसरे परमाणु से जाके टकराएगा, ठीक है, और फिर से वहां 3 न्यूट्रॉन निकालेगा, और ये जो चेन जो है कॉन्टिन्यूअस रहेगा, तो इसको बोलते हैं अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, समझ में आया। दूसरा, इसको हम लोग अपना आबाद होने के लिए कैसे यूज कर सकते हो, तो इसका हम लोग, आपको पता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आपका अनकंट्रोल के जगह हम लोग कंट्रोल्ड चेन होता है। कंट्रोल चेंज मतलब, तो याद रखिएगा, जो कंट्रोल, यहां 3 न्यूट्रॉन निकला है, बट जो आपका कंट्रोल्ड होगा, मतलब कंट्रोल चेन रिएक्शन होगा, ये पूरा जो रिएक्शन आप देख रहे हो, जब ये कंट्रोल करके किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस करने के लिए जाएगा, तो वहां सिर्फ 1 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होगा। बट जब ये अनकंट्रोल्ड है, ठीक है, तब इसमें 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, इतना समझ में आया। तो यही जो कंसेप्ट है आपको याद रखना है। कोई भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट हम लोग लेते हैं, उस पर हम लोग न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डिंग करते हैं। बॉम्बार्डिंग मतलब सिंपली ऐड कर दिया 1 न्यूट्रॉन, तो ये क्या होता है, ये जो एक पूरा का पूरा है, ये 2 भागों में टूट जाता है, ठीक है। और जब ये टूटता है, याद रखिएगा, बहुत एनर्जी प्रोड्यूस करता है, कितना, बहुत एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और साथ में क्या करता है, ये 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करता है। फिर ये 3 न्यूट्रॉन, जिसमें कि 1 न्यूट्रॉन ये है, फिर से ये क्या करेगा, 3 और न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इसी तरीके से ये चेन रिएक्शन चलते रहता। अगर ये अनकंट्रोल है तो हमेशा 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करेगा, 1 न्यूट्रॉन, ठीक है। बट अगर ये कंट्रोल्ड रिएक्शन है तो 1 ही न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होगा इस रिएक्शन के बाद, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है अनकंट्रोल्ड का, आपको पता है, वो है आपका एटम बम। और यही एटम बम है जो आपका 6 अगस्त और 9 अगस्त के दिन आपका अमेरिका के द्वारा जापान पे गिराया गया था, हिरोशिमा और नागासाकी पे, आपको पता होगा, ठीक है। जो भी चीज मैं बोलता हूं प्लीज ध्यान से सुनना है, ठीक है। अब इसका देखिए, जैसे कि ये हो गया, अब जो इसका जो एनर्जी निकलता है, देखिए, अगर ये यूरेनियम 235 मैंने लिया है, यहाँ 1 न्यूट्रॉन लिया है, तो ये इस तरीके से बन जाता है, ये टूट के आपका बेरियम और यूरेनियम बनता है, 3 न्यूट्रॉन निकलता है, और एनर्जी देखिए कितना निकलता है, 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। इलेक्ट्रोवोल्ट जो होता है एनर्जी का यूनिट होता है, ठीक है, ऊर्जा के यूनिट होता है जिसको बोलते हैं। तो इतना एनर्जी निकलता है। तो ये रिएक्शन भी थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि जो बीपीएससी में कभी कभी वो ट्विस्ट कर देते हैं, तो आपको जो भी मैं यहाँ बता रहा हूँ नोट करते हुए चलना है। अब हम लोग आते हैं बेसिक क्वेश्चंस। बेसिक क्वेश्चंस क्या क्या पूछा जाता है, आप ध्यान से समझो, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो आपको ये पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि जो रेडियो एक्टिविटी है इसका डिस्कवर्ड किसने किया था, पहला क्वेश्चन। तो याद रखिएगा हेनरी बेकरल, किसने किया था, हेनरी बेकरल। और इसी के लिए इनको, ठीक है, नोबेल अवार्ड भी मिला था मैडम क्यूरी के साथ और पेरी क्यूरी के साथ, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, हेनरी बेकरल के द्वारा। डेट याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है 1896। अब ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है 1896 डेट, हम आगे भी बताएंगे। तो हेनरी बेकरल 1896, और इसी के लिए इनको रेडियो एक्टिविटी के लिए, रेडियो धर्मिता के लिए इनको क्या मिला था, आपका नोबेल अवार्ड भी मिला था, ठीक है। 2 क्वेश्चन यहां से हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है,
जो एंड प्रोडक्ट होता है, मतलब आपका रेडियो एक्टिविटी का पूरा रिएक्शन हो गया। आपको पता है रेडियो एक्टिविटी, एक चीज और याद रखिएगा, जब भी रेडियो एक्टिविटी होगा, जो भी ये रिएक्शन मैंने आपको बताया, ठीक है, जो भी मैंने आपको रिएक्शन बताया, तो इसके साथ 3 कण भी निकलते हैं, वो है आपका अल्फा, बीटा और गामा। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा जब भी आपका रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, मतलब रेडियो धर्मिता होगा, जो ये प्रोसेस पूरा होगा, तो जो आपका न्यूक्लियस टूटने के बाद, केंद्रक टूटने के बाद, उसमें ये भी निकलते हैं, अल्फा बीटा गामा भी निकलेगा। और याद रखिएगा जो ये गामा है लास्ट में निकलता है, ठीक है। चलिए, तो अगर हम इस पे बात करें, हम बात कर रहे थे, ठीक है, कि जो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, जो लास्ट प्रोडक्ट, जो लास्ट आपका आफ्टर पूरा रेडियो एक्टिविटी जब समाप्त हो जाएगा, पूरा उसका एनर्जी यूज, मतलब आपका रिएक्शन जो एंड हो जाएगा, तो एंड प्रोडक्ट जो लास्ट में बचता है, ठीक है, वो क्या बचेगा, आपका बचेगा सीसा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि एंड प्रोडक्ट जो होगा, लास्ट वाला जो चीज बचेगा किसी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन के बाद, वो क्या होता है, आपका सीसा, दैट मीन्स लीड, ठीक है। उसके बाद जो रेडियो एक्टिविटी है, ये क्या से मेजर किया जाता है, तो जीएम काउंटर से, ठीक है, किससे, गिगलर मुल्लर काउंटर, या सिंपल याद रखोगे जीएम काउंटर या गिगल मुल्लर काउंटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि इसमें 3 चीज निकलता है, अल्फा बीटा गामा निकलता है। अब ये तीनों क्या है, तो ये क्या है, आपके रेज है, जिसको आप किरण बोलते हैं। अब ध्यान से समझना, ठीक है, जो ये रेडियो एक्टिविटी का जो डिस्कवर किया था, ये तो हेनरी बैकरल ने किया था, बट आपको बोले कि अल्फा बीटा और गामा का जो डिस्कवर था, ये जो रेज है, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी रेज है, इसका डिस्कवर किसने किया था, इसका जो ये है, ये आपको याद रखना है, रदरफोर्ड ने किया था। और आपको पता होना चाहिए, जो पूछा जाता है कि जो फादर ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक के पिता किसको बोला जाता है, तो आपको याद रखना है रदरफोर्ड, ठीक है। आज हम एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं बताएंगे, जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड करेंगे, ठीक है, तो रदरफोर्ड याद। अब यहां आता है 3 चीज, एक है आपका अल्फा, एक है आपका बीटा और तीसरा है आपका गामा, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो हम गामा पे करते हैं कि गामा से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला, अगर आपको पूछे, ऑप्शन में दिया रहेगा कि सबसे ज्यादा पेंट्रेटिंग पावर मतलब होता है कि भेदन क्षमता सबसे ज्यादा किसका होता है, तो आपको याद रखना है, ये होता है आपका गामा का, ठीक है। सबसे ज्यादा एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी किसका ज्यादा होता है, तो आपको याद रखना है पेंट्रेटिंग पावर, भेदन क्षमता सबसे ज्यादा गामा रेस। उसके बाद सबसे हाईएस्ट, ठीक है, एनर्जी जो किसका होता है, ठीक है, ओवरऑल एनर्जी का अगर मैं बात करूं, तो वो होता है आपका गामा का, ठीक है। और सबसे कम वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य किसका होता है, तो आपको याद रखना है गामा का। दैट मींस अगर तरंग दैर्घ्य कम है तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसका होता है, तो याद रखिएगा इसका। तो वेवलेंथ सबसे कम, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। मैंने आपको पूरा पट्टी भी इसका दिखाया था, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, विद्युत चंबकीय। अब ध्यान से सुनते जाओ, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है, ठीक है, जो अल्फा बीटा गामा, इसमें जो ये अल्फा बीटा है, याद रखिएगा ये कण है, क्या है, आपके कण है, दैट मींस पार्टिकल है। बट आपका जो गामा है, ये क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब ये क्या करेगा, मतलब इसके 2 प्रॉपर्टी होंगे। पहला तो ये कण होगा, प्लस ये आपका तरंग भी होगा, दैट मींस वेव भी होगा, याद रखिएगा। तो जब भी ऑप्शन में आएगा अल्फा बीटा गामा, तो ऑप्शन में हो, आप ऑप्शन डिस्कस नहीं करना है, बस इतना याद रखना, अल्फा बीटा गामा में, ठीक है, जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है, एक तरंग भी है, विद्युत चंबकीय तरंग है, वो कौन है, आपका गामा है। तो ये कण भी है, ठीक है, और आपका तरंग भी है, बट ये दोनों जो है सिर्फ कण है, दैट मींस ये सिर्फ पार्टिकल्स है, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद तो ये हमने गामा का बात कर लिया। अब अगर हम लोग अल्फा का बात करें, ठीक है, अल्फा का बात करें, तो अगर आपको पूछे कि सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन पावर मतलब होता है आपका आयोनीकरण, ठीक है, आयोनीकरण किसका सबसे ज्यादा है, डिटेल में नहीं जाएंगे, कभी आयोनाइजेशन आएगा तो उसका मैं फंडा भी समझा दूंगा कि आयोनाइजेशन मतलब, आयोनीकरण मतलब क्या होता है। तो सबसे ज्यादा तो आयोनाइजेशन और आयोनीकरण जो जिसके पास पावर होता है, ठीक है, वो है आपका कौन, तो वो है आपका अल्फा, क्या है, अल्फा। और सबसे कम भेदन क्षमता किसका होगा, तो ये होगा आपका अल्फा का। तो प्लीज फिर से मैं रिपीट करता हूं, मैक्सिमम भेदन क्षमता आपका गामा, मैक्सिमम आयोनीकरण अल्फा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके चार्ज पे। याद रखना इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, 2 इलेक्ट्रिकल पॉजिटिव चार्ज, 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, प्लस चार्ज होता है किस पे, अल्फा पे। दूसरा
जो आपका बीटा है, बीटा में क्या होता है आपका 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, और आपका पता है जो आपका गामा होता है ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। इसका जो मास भी होता है आपका नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। इतना चीज याद रखोगे। अब याद रखना एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा समस्थानिक है, मतलब रेडियो एक्टिव समस्थानिक है जिसको जीवाश्म का जो कितना लाइफ है, लाइफ बोल रहा हूं, ठीक है, कितना एज हुआ है वो जांचने में यूज करते हैं। तो याद रखना C14 कार्बन 14 समस्थानिक है, एक ऐसा आइसोटॉप है जो फोजल फ्यूल या जीवाश्म का एज निकालने के लिए यूज करते हैं। बट अगर मैं बोलूं कि अर्थ का एज निकालने के लिए क्या किया जाता है, तो याद रखिएगा अर्थ का एज निकालने के लिए हम लोग यूरेनियम डेटिंग करते हैं, ना कि कार्बन डेटिंग, प्लीज याद रखिएगा। और ये चीज मैंने बता दिया कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी तत्व कब वो रेडियो एक्टिव होगा, जब उसका जो प्रोटॉन नंबर होगा वो 82 से ज्यादा होगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एक चीज और करवा देते हैं, उसके बाद हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जंप करेंगे। देखिए ये कुछ क्या है कि जो आप पढ़ते होगे आप लोग, ठीक है, जो इंग्लिश जो है आपका लूसेंट उसमें कुछ ज्यादा कभी दिया होता है, तो दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों लेके हम दोनों ही पढ़ लेते हैं ताकि कुछ भी चीज छूटे ना आप लोगों के लिए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले कुछ थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। ये है आपका अल्फा, ठीक है, ताकि आपको फिर क्वेश्चंस करने में कुछ प्रॉब्लम ना हो। अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। देखिए सबको पता है कि ये क्या है, तीनों जो है, चाहे अल्फा हो, चाहे बीटा हो, चाहे गामा हो, ये तीनों कहां से निकलते हैं, तो केंद्रक से निकलते हैं। पहला पॉइंट क्लियर, याद रखिएगा। दूसरा नेचर, ठीक है, आपको पता है मैंने अल्फा क्या बोला, ये पॉजिटिव चार्ज होता है इसमें, ठीक है। कितना पॉजिटिव था, 2 पॉजिटिव चार्ज। बीटा में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और आपका जो आपका गामा है, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, गामा में क्या होता है आपका न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब यहां एक चीज याद रखना, जो आपका अल्फा किरण है, ठीक है, इसका जो कंपोजिशन होता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो किसके तरीके, किसका जैसा होता है, तो याद रखना हीलियम का जैसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जैसे कि क्या है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चंबकीय तरंग है, तो इसमें क्या होगा आपका फोटोन होगा। ये भी चीज याद रखना, ठीक है। बाकी आपको पता है मास द्रव्यमान का बात करें तो सबसे ज्यादा जो द्रव्यमान आपको दिख रहा होगा, ठीक है, वो है आपका किसका, आपका अल्फा का। तो इससे आपका क्या आउटपुट निकलता है, इससे आउटपुट ये निकलता है कि अगर आपको ओवरऑल एनर्जी अगर बोले किसका ज्यादा है, तो वो गामा का ज्यादा है। बट अगर काइनेटिक एनर्जी अगर आपको बोले, तो याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी किसका ज्यादा होता है, तो ये आपको याद रखना है अल्फा का ज्यादा होता है। इसका वेट आपको इतना है, ठीक है, और इसका जो नेग्लिजिबल मतलब 0 मान के चलते हैं, ठीक है। ये 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, ये 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। तो इससे फिर आपने क्या समझा, इससे आपने ये समझा, देखो मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, ठीक है। आपको पहले समझना होगा कोई चीज, उसके बाद जितने भी टफ क्वेश्चन आ जाए आपको करना है, ठीक है। तो प्लीज जुड़े रहिएगा, ठीक है। देखिए तो फिर से क्या है, 2 यूनिट पॉजिटिव। कुछ लोग बोलते हैं कि सर सिर्फ क्वेश्चंस कर रहे हैं, वैसे हम नहीं करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें आपसे एग्जाम निकलवाना है। अगर मैं बोलूं कि लाखों लोगों को आपको पीछे छोड़ना है, तो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जो मैंने चीजें बताई है अभी, और हम आगे बताने वाला, ध्यान से सुनते रहिएगा। तो ये हो गया 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज। तो मतलब आपको ये समझना कि अगर बोले कि जो बीटा जो है वो किसके तरीके से, उसका नेचर कैसा है, तो आपका इलेक्ट्रॉन का जैसा नेचर। क्यों, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। अगर यही क्वेश्चन अगर मैं बना दूं कि अल्फा का जो नेचर कैसा होता है, तो आपको क्या बोलना, अल्फा का नेचर प्रोटॉन का जैसा होता है। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। और आपका गामा का नेचर कैसा होता है, क्या बोलोगे, आपका न्यूट्रॉन का जैसा है, क्योंकि इसमें कोई चार्ज ही नहीं है। क्या है ये, न्यूट्रल है, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछा गया, बाकी इसमें और ज्यादा नहीं, अभी हम आपको दिमाग में डालेंगे, ठीक है। चलिए बाकी ये चीज मैंने आपको यहां करवा दिया है कि किसका आयोनाइजिंग पावर ज्यादा है, किसका पेनिट्रेटिंग पावर। अब डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि एटॉमिक नंबर डिनोटेड बाय, जो आपका परमाणु संख्या क्या से डिनोट होता है, ठीक है। आप तो इसका भी आपको ज्ञान होना चाहिए, आप डायरेक्टली नहीं कर पाओगे। देखिए ये अगर कोई भी एक नंबर है, ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट है, कोई भी एक तत्व है, एक्स में मान के चल रहा हूं, ठीक है, एक्स में मान के चल रहा हूं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, जैसे कि यूरेनियम, यूरेनियम में लिखता हूं यहाँ 98 और यहां लिखता हूं आपका 235, ठीक है। तो यहां पूछा है कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका, ये होता है, ठीक है। तो जो एटॉमिक नंबर जो आपका होता है वो आपको याद रखना है, वो होता है, इसको आप इससे कंपेयर करो, Z, और यहां आपको लिखना है A। तो जो Z है आपका, जो Z है आपका, वो क्या डिनोट करता है, वो करता है आपका एटॉमिक नंबर।
तो ये हो जाएगा आपका जेड जो हो जाएगा इसका आपका आंसर हो जाएगा। क्या करता है ये? एटॉमिक नंबर डिनोट करता है। ठीक है, बाकी हम लोग अभी काफी क्वेश्चंस बचे हुए हैं। चलिए, तो ये जेड जो है आपका एटॉमिक नंबर डिनोट करता है और ए जो है आपका क्या करता है? आपका ये मास नंबर डिनोट करता है। ठीक है, एक चीज मैं देख लूं, चलिए सब सही। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब जब भी आपको बोले कि एटॉमिक नंबर क्या से डिनोट किया जाता है, द्रव्यमान, ये आपका परमाणु संख्या तो आपका जेड है और आपका द्रव्यमान संख्या है आपका ए। तो अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना हो तो क्या करोगे आप? ए माइनस जेड करोगे। ये भी याद रखिएगा, इस फॉर्म में दिया होगा कि न्यूट्रॉन अगर आपको निकालना है तो कैसे करोगे? ए माइनस जेड करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रेडियो एक्टिव एलिमेंट इमिट्स, ठीक है, इमिट्स मतलब क्षय होना, डिके होना। ठीक है, इमिट्स एन अल्फा पार्टिकल, द मास नंबर ऑफ द एलिमेंट आफ्टर इमिशन। ठीक है, समझ गए होगे, सिंपल है। अब ध्यान देना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जब भी टूटेंगे मतलब विखंडन होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था? अल्फा निकलेगा, बीटा निकलेगा और आपका गामा निकलेगा। जब भी आपका अल्फा निकलेगा, याद रखिएगा दो, ठीक है, आपका यहां क्या दिया हुआ है देखिए, द मास नंबर, ठीक है, मास नंबर ऑफ द एलिमेंट आफ्टर इमिशन। ठीक है, तो जो मास नंबर है वो कितना, मतलब जो द्रव्यमान, ठीक है, जो ये देखिए यहां दोनों है, आप हिंदी वाला प्लीज आप लोग पढ़ लीजिएगा, द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है। ठीक है, और आपका दो चीज आपको याद रखना, एक होता है आपका एटॉमिक नंबर और एक होता है आपका मास नंबर। ठीक है, तो मास नंबर को हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। ठीक है, और जो हम लोग एटॉमिक नंबर को बोलते हैं हम लोग परमाणु संख्या। अब इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। देखो, तो अगर आपको बोले कि जब भी अल्फा निकलेगा, ठीक है, ये हिंदी इंग्लिश के लिए ना कंफ्यूजन चला जाता है। ठीक है, इसलिए ध्यान से एक बार मैंने बोल दिया तो दिमाग में सेट रखना। देखो, तो जब भी बोले कि अल्फा अगर डिके हुआ है तो याद रखना इसमें आपका जो है एटॉमिक नंबर कितना कम हो जाएगा। किसी भी तत्व का अगर अल्फा निकलता है तो 2 आपका एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा। ठीक है, और 4 आपका मास नंबर कम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? एटॉमिक नंबर मतलब आपका परमाणु संख्या और मास नंबर मतलब आपका द्रव्यमान संख्या। तो जब भी अल्फा रे डिके होगा, दैट मींस क्या, आपका 2 एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा और 4 मास नंबर कम हो जाएगा। तो यहां क्या देखा है, मास नंबर पूछा है तो डिक्रीज बाय 4। याद रखना, अगर यही मुझे पता होता कि परमाणु संख्या कितना डिक्रीज होगा तो 2। अगर बीटा रे निकल रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो याद रखिएगा, जब बीटा रे निकलता है तो एक एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाता है, मतलब परमाणु संख्या इंक्रीज हो जाएगा उस एलिमेंट का, और मास नंबर पे कोई चेंज नहीं होगा। और अगर मैं बोलूं कि आपका गामा रे है, गामा रे में क्या होगा? तो गामा रे में कोई चेंज नहीं होगा, गामा रे निकलने से कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल है, तो क्यों कैसे चेंज होगा? ठीक है, इतना चीज आपको समझना था। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको समझ के रखने, क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ ए न्यूट्रॉन इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर इज रिटार्डेड बाय, ठीक है, परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉन का वेग जो कम किया जाता है, ठीक है, स्पीड रिएक्शन को कम किया जाता है, किससे किया जाता है? देखो, अब यहां 3 चीज आपको समझना है। सबसे पहले आपको याद रखना है मॉडरेटर। क्या? मॉडरेटर मतलब क्या होता है? मंदक। क्या होता है? मंदक। अब याद रखना, मंदक के लिए क्या क्या यूज करते हैं? मंदक के लिए हम लोग यूज करते हैं D2O, ड्यूटोरियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको हम लोग हैवी वाटर भी बोलते हैं। ठीक है, भारी जल, हैवी वाटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो मंदक के लिए हम लोग 2 चीज यूज करते हैं, एक है आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड और दूसरा है आपका ग्रेफाइट। ठीक है, आप ये याद रखोगे। तो जो ग्रेफाइट जो है और जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, जिसको हम लोग हैवी वाटर भी बोलते हैं, वो यूज होता है आपका किसके लिए? आपका मंदक के लिए। यहाँ क्या पूछा है? वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर। तो याद रखिएगा, तो मॉडरेटर या मंदक का काम क्या होता है? जो न्यूट्रॉन, ठीक है, ये आपका क्या है? ये न्यूट्रॉन है और ये आपका क्या है? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो इसमें जो ये आएगा, इसमें जो बॉम्बार्डिंग हो रहा है, इसके ऊपर जो आएगा ये न्यूट्रॉन, इसको तोड़ेगा, उसका स्पीड को कम करने के लिए हम लोग मंदक यूज करते हैं। जो वर्ड बोलता हूं प्लीज ध्यान से समझना, क्योंकि बीपीएससी में थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं लैंग्वेज बेस्ड, तो वो चीज समझना है। ठीक है, अब याद रखना, जो ये आपका D2O है, ठीक है, ये आपका मॉडरेटर के, ये बीपीएससी का मॉडरेटर में तो यूज होता ही, एज वेल एज ये कूलेंट।
कूलेंट मतलब होता है शीतलक के रूप में भी यूज होता है। तो इसका जो यूज है आपका मॉडरेटर एज वेल एज आपका शीतलक, दैट मीन्स कूलेंट के रूप में भी ये यूज होता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बताया। उसके बाद आता है आपका, ये करने के बाद ये तो मॉडरेटर हो गया। उसके बाद आपको देता है कि कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल रॉड। क्या कंट्रोल रॉड के फॉर्म में क्या क्या यूज होता है? कंट्रोल रॉड मतलब होता है आपका नियंत्रण छड़, ठीक है। कंट्रोल रॉड के फॉर्म में क्या क्या यूज होता है? तो याद रखना, कंट्रोल रॉड के फॉर्म में जो यूज होता है वो होता है आपका क्या, बोरॉन एंड कैडमियम का रॉड। याद रखना, बोरॉन एंड कैडमियम, बोरॉन एंड कैडमियम के जो रॉड होता है, जो छड़ होता है, उसको नियंत्रण छड़ के, कंट्रोल रॉड मतलब नियंत्रण छड़, तो नियंत्रण छड़ के रूप में क्या क्या यूज होता है? तो बोरॉन और कैडमियम का जो रॉड है वो यूज होता है, ठीक है। एक चीज और पूछा जाता है, ठीक है, ये हो गया आपका कूलेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं शीतलक। तो शीतलक के रूप में क्या क्या होगा? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड मतलब हैवी वाटर, भारी जल, या आपका हीलियम भी यूज किया जाता है। तो यहीं से मैंने आपको बोला कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड और हैवी वाटर जो है आपका मंदक के रूप में भी यूज होगा और शीतलक के रूप में भी यूज होगा, मतलब आपका मॉडरेटर के रूप में भी यूज होगा, कूलेंट के रूप में भी यूज होगा। इसमें पूछा था सिंपल, आपको क्या करना है, रिएक्शन को स्लो करना है। तो अगर रिएक्शन को स्लो करना है तो हम लोग ऑप्शन से भी पता चल रहा है, ये है आपका हैवी वाटर। याद रखना, एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि हैवी वाटर का डिस्कवर किसने किया था? तो यूरे ने किया था, यूरे, ये वर्ड याद रखना, यूरे, साइंटिस्ट का नाम यूरे। आगे चलते हैं हम लोग, गामा रे, ठीक है। अब फास्ट करेंगे, सब चीज मैंने समझा दिया। गामा रे फोटॉन्स है, तो जो गामा रे में फोटॉन्स होता है, क्यों फोटॉन्स होगा, ठीक है, क्यों फोटॉन्स होगा? क्योंकि गामा रे जो है एक विद्युत चंबकीय तरंग है, ठीक है। और जो कुछ लोग ना, जो हिंदी वाले, मतलब बहुत 1% से भी कम है, 1-2 होते हैं कि सर इसको हिंदी में, एक चीज मैं बताऊं, आपका जो आगे वाला जनरेशन है, ठीक है, वो इंग्लिश में ही पढ़ने वाला है। तो थोड़ा अगर इंग्लिश सीख लोगे 1-2 वर्ड, इट विल बी बेनिफिशियल। इवन आजकल जो रीजनिंग में भी इंग्लिश में वर्ड्स दे रहे, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम बस आपके लिए बोल रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा इंग्लिश अगर करते हो साइंस में, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। आपके जो बच्चे हैं, अपकमिंग जनरेशन, उनको आप इंग्लिश में ही पढ़ाओगे, मुझे पता है, ठीक है। तो गामा रे फोटॉन्स है, ठीक है। अभी मैंने बोला था जो गामा रे होता है उसमें क्या होता है, ना कोई चार्ज होता है, ठीक है, कोई ना मास होता है ना कोई चार्ज होता है, ये क्या होता है, एक न्यूट्रल होता है, और ये एक विद्युत चंबकीय तरंग है, ये भी याद रखना, ठीक है, जिसका सबसे भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होता है। तो अल्फा पार्टिकल, अब क्या होता है अल्फा पार्टिकल, जल्दी से बताइए क्या होता है? हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होता है, पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन होता है, डबल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियर। मैंने अभी आपको समझाया था, जो आपका अल्फा पार्टिकल है इसका कंपोजिशन कैसा होता है? आपका हीलियम का जैसा होता है, ठीक है। तो इसका जो हीलियम, ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन क्या है कि डबल पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई होता है। अल्फा से मैंने अभी आपको क्या समझाया था कि अल्फा का सबसे ज्यादा आयोनीकरण क्षमता होता है, वो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर मैं बात करूं अल्फा, अगर अल्फा पार्टिकल अगर डीके हो जाए, अभी मैंने एक चीज आपको समझाया था, देखिए इसी टाइप के क्वेश्चंस लोग थोड़ा ट्विस्ट जब कर देते हैं तो नहीं कर पाते हैं, बट अभी से आप कर पाओगे। देखो अल्फा 6 में क्या होता है, जब अल्फा डीके होता है, जब इमिशन हो जाता है तो क्या होता है? मैंने अभी समझाया था कि कोई भी अगर ये आपका एलिमेंट है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट है, तो ये जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है, और ए क्या होता है? मास नंबर होता है। और अल्फा निकलने से क्या होगा? जेड क्या होगा? Z-2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? Z-4 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, तो जेड जो हो जाएगा आपका डिक्रीज बाय 2 हो जाएगा, और ए जो है डिक्रीज बाय आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, हाइड्रोजन बम का सिद्धांत। देखिए 2 बम है, एक है आपका हाइड्रोजन बम, एक है आपका एटॉम बम। तो हाइड्रोजन बम जो होता है किस पे बेस्ड होता है आपका? देखो, तो हाइड्रोजन बम जो आपका बेस्ड होता है, ये होता है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन पे, ठीक है, ठीक है, नाभिकीय संलयन पे। और जो आपका एटॉम बम है, ये नाभिकीय विखंडन, दैट मींस न्यूक्लियर फिजन पे, ठीक है। अब इसको देखो, आप कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं ना, ध्यान से देखना। अगर हम लोग इंग्लिश में अगर हम लोग लिखते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, फ्यूजन और फिजन, फिजन, तो एफ तो सेम है, यू क्या है? बाद में आता है, और आई क्या है? पहले आता है। तो A4 होता है एटम बम, और H4 होता है हाइड्रोजन बम। तो सिंपल है, H वाला आप यहां लिख दो फ्यूजन में, और I वाला आप यहां लिख दो, क्योंकि I पहले आता है तो पहले वाला पहले के साथ, बाद वाला बाद के साथ। तो हाइड्रोजन आएगा तो फ्यूजन, और एटम आएगा तो फिजन। अब याद रखना, जो हाइड्रोजन बम है, ठीक है, जो हाइड्रोजन बम है जो कि नाभिकीय संलयन पे बेस्ड होता है, इसका डिस्कवर किसने किया था? तो आपको याद रखना है एडवर्ड टेलर ने। और आपका एटम बम का डिस्कवर किसने किया था? ओपेनहेयर ने। याद रखना, जो हाइड्रोजन बम जो होता है
बहुत पावरफुल होता है, ऑलमोस्ट 1000 टाइम मोर पावरफुल होता है देन आपका किससे, आपका एटम बम से। और यही एटम बम है जो हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया गया था अमेरिका के द्वारा जापान पे। ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोजन बम का सिद्धांत किस पे, तो हाइड्रोजन बम पूछा है तो विखंडन परमाणु संलयन हो जाएगा। ठीक है, फ्यूजन हो जाएगा, ये फ्यूजन होता है। उसके बाद हम लोग बात करें, ये मैंने अभी काटा है इसका ऑप्शन, इसलिए अभी समझाऊंगा। फिनोमेना ऑफ द रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बेकरेल। ये आपको पता है, जो रेडियो धर्मिता किसके द्वारा डिस्कवर किया था, हेनरी बेकरेल के द्वारा। कब किया गया था, मैंने आपको एक डेट बताया था, आपको डेट याद होना चाहिए, 1896। अब ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ो कनेक्ट कर लो पूरा दूसरे सब्जेक्ट से भी, हम तो यही करते हैं। 1896 जो है आपको पता है, ये वो डेट है जब पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, और ये कांग्रेस का सेशन था। ठीक है, और ये कोलकाता में हुआ था, वो 1896 ही था जब पहली बार आपका वंदे मातरम गाया गया था, और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था। और क्या क्या याद करना है, रविन्द्रनाथ टैगोर 1896, और जो ये कांग्रेस सेशन हुआ था उसका जो चेयरमैन थे कौन थे आपके, रहमतुल्लाह सयानी। इसके बाद जो दूसरा बार जो गाया गया था 1901 में। ठीक है, बस ये डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी डिस्कवर इसी समय हुआ था। ठीक है, तो थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हो इस चीज को। देखो स्ट्रॉन्गेस्ट आयोनाइजेशन पावर, ठीक है, आयनीकरण सबसे ज्यादा किसका, मैंने आपको बताया था, ये अल्फा बीटा गामा। तो आयोनाइजेशन तो ये है आपका अल्फा का। ठीक है, उसके बाद है क्यूरी इज द यूनिट ऑफ, क्यूरी जो है किसका यूनिट है, ये है आपका रेडियो एक्टिविटी का। बट याद रखिएगा क्यूरी के जगह आपको बैक्यूरल भी दिया हो सकता है, बैक्यूरल। ठीक है, क्योंकि बैक्यूरल भी जो है इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेड है। मैडम क्यूरी याद रखिएगा, ये ऐसी ओमेन है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जिसने रेडियो एक्टिविटी एक एलिमेंट डिस्कवर किया। ठीक है, रेडियो एलिमेंट मतलब तत्व डिस्कवर किया जो उनके कंट्री के नाम पे, जो कि है पोलोनियम, और ये पोलैंड के रहने वाले थे, ये भी याद रखना। और इनको केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में, ठीक है, इनको नोबेल मिल चुका है। सब क्वेश्चंस पूछे गए जो भी मैं बता रहा हूं। ठीक है, बस भाषा अलग हो सकता है थोड़ा। द लिमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एम सेल, एम सेल में इलेक्ट्रॉन की सीमित संख्या कितनी हो सकती है, मैंने आपको बताया था ये चीज। ठीक है, ये है आपका K, ये है आपका L, ये है आपका M। फॉर्मूला क्या बताया था, 2n²। n क्या होगा, K के लिए 1 होगा, L के लिए क्या होगा 2 होगा, और M के लिए 3 होगा। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18। याद रखना K हो तो 1n का, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, 2n², n का वैल्यू K के लिए 1, L के लिए 2 और M के लिए 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इसका जो आंसर हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू। ठीक है, आप लोगों का थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ड्रीम डोज। और बस इसी तरीके से पढ़ते रहिए। आशा है कि एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, कुछ भी ड्रीम डोज के पढ़ाई से बाहर नहीं आएगा। बट अगर आप मेहनत कर रहे हैं इतना, ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप उस लेवल पे पहुंचने के लिए, जिस लेवल पे आपका ड्रीम है कि हाँ मुझे वहां पहुंचना है, मेहनत भी उस हिसाब से कर रहे होगे। जय हिंद।